हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैप्स ओशियनिक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट जोशीमठ। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे जोशीमठ की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, वो सिंक क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं। जोशीमठ के सिंक होने की जो पहले के जो रीजंस, जो 1976 की जो रिपोर्ट है उसमें क्या मेंशन करा गया, और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट हालात वहाँ के क्या हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अभी क्या एक्शंस ले रही हैं, एंड इन सभी फैक्टर्स को लेके। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं जोशीमठ के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे सब लोग देख सकते हैं कि जोशीमठ का लोकेशन कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ जोशीमठ की लोकेशन है। तो अगर आप जोशीमठ को थोड़ा सा अगर आप दूर से ऑब्जर्व करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जोशीमठ स्लैंटिंग पोजीशन पे आ रहा है। हालांकि जोशीमठ या कंप्लीट जो हिमालय है वो कुछ ऐसे हिस्सों पे आते हैं जो कि हमारे एक फॉल्ट लाइन कहा जाता है। फॉल्ट लाइन का मतलब है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का एरिया। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का एरिया कैसे बना है, ये इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अगर आप इस पीपीटी को अंडरस्टैंड करें, इस पीपीटी को अगर आप देख पाएँ तो इस पीपीटी में आप देख पा रहे हैं कि अगर इस रीजन को देखें तो मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट्स आके टकरा गए या कोलाइड हो गए। तो जब ये दोनों प्लेट्स टकराएंगे तो कुछ ऐसा हिस्सा बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो बेसिकली हमारा जितना भी हिमालयाज़ है ये कुछ ऐसे हिस्से आपको वहाँ पे काफ़ी कॉमन दिखेंगे, क्योंकि कि दो प्लेट्स के टकराने की वजह से जो बीच का पार्ट था, जो बीच का हिस्सा था वो ऊपर आ गया। अगर आप इसे एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह माने तो अगर मानिए कि अगर आप एक पेज को दोनों एंड से अगर उसे आप प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो पेज का जो पिछला हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से उठ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो जोशीमठ जहाँ स्थित है, जहाँ उसकी लोकेशन है, उसके आसपास के जो रीजन्स हैं, उसके आसपास के जो इलाके हैं, कुछ वैसे रीजन्स या कुछ वैसे स्ट्रक्चर्स आप देख पाओगे। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे मोस्टली कुछ ऐसे ही बना हुआ हिस्सा आपको दिखेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जोशीमठ एक फॉल्ट लाइन पे आता है। दैट मीन्स वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी या भूकंप या अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए वहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे बनाना हो तो बहुत ही सोच समझ के या एक तरीके से साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू करना पड़ेगा। हम सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ हम देख सकते हैं कि जोशीमठ की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अगर आप प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखें जोशीमठ का तो ये कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर्स पे बना हुआ है, यानी कि ये कुछ एक स्लैंटिंग पोजीशन पे बना हुआ है। हालांकि अगर आज जो जोशीमठ का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये काफ़ी साल पहले जो लैंडस्लाइड्स ऑकर हुए हैं या भूस्खलन जो हुआ है ये उसी के ऊपर ही सिटी बनी हुई है। इसका मतलब इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है, सिंपल एग्जांपल है, सिंपल भाषा में कहें तो एक मलबा है। ये मलबा मतलब ये बहुत पहले लैंडस्लाइड ऑकर हुआ था और उस मलबे के ऊपर ही सिटी बनी हुई है। तो अगर इस लैंडस्लाइड को, अगर इस मलबा को हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, काफ़ी स्टेबल रखना है, तो यहाँ की हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, यहाँ का हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उसके अगेंस्ट जाके हम कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं कर सकते। तो आज हम जो भी भूस्खलन या लैंडस्लाइड देख पा रहे हैं ये इसका एक मेन कारण है। अगर आप इस सिटी को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे रोड्स बनाए गए हैं, कितना ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे करा गया है। उसके अलावा यहाँ पे एनटीपीसी का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के अलावा इसके रीज़न ये भी है कि आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी डैम्स या किसी ना किसी तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके स्ट्रक्चर पे हो रहा है। जाहिर सी बात है जो भी आपके लैंडस्लाइड एरियाज़ होते हैं, जो भूस्खलन रीजन्स होते हैं, वहाँ के सॉइल को एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तभी बन पाएगा जब उसके हम नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो अगर इस रीजन का अगर आप निचला हिस्सा देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन आपको दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आपको दिखेगी। लेकिन वहीं पे जहाँ पे जोशीमठ पूरा टाउन जो सिटी सेटल्ड है वहाँ पे ग्रीनरी आपको बहुत ही कम दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है। तो दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ट्रीज़ को कट करा गया है, जिसकी वजह से सॉइल काफ़ी लूज़ हो गई है, और सॉइल को लूज़ होने की वजह से हल्का सा भी ट्रेमर, हल्का सा भी जो भूकंप का झटका है उसकी वजह से यहाँ पे भूस्खलन या लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो भी एक तरीके से
कंस्ट्रक्शन करा गया है उसे बिगड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आई होप इस मैप के थ्रू आपको इसकी एक्चुअल लोकेशन समझ में आई होगी और यहाँ पे एक तरीके से ये काफ़ी सेंसिटिव रीजन क्यों है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पीपीटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके बाकी फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें, इस पीपीटी में तो मैंने बताया है कि लोकेशन क्या है, तो लोकेशन को तो ऑलरेडी हमने देख लिया यहाँ पे लोकेशन क्या है। उसके अलावा लोकेशन के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा फेमस रीजन क्यों है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह पाई जाती है कि एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स हैं, हिंदू पिलग्रिम सेंटर्स यहाँ पे माने जाते हैं। प्लस जोशी मठ ये 4 मठों में से एक है। अगर हम बाकी मठों की बात करें तो एक है पुरी उड़ीसा में, तीसरा है श्रृंगेर कर्नाटका में और चौथा है द्वारका गुजरात में, जिसमें से जोशीमठ कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और ये जितने भी मठास के बारे में हमने बात की है इससे एस्टैब्लिश करा गया था बाय आदि शंकराचार्य। ओके, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम सेंटर बन जाता है। उसके अलावा इसी रीजन में हमारे पास धौली गंगा और अलकनंदा रिवर कंटिन्यूस फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इरोशन एक्टिविटीज़ या वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन रिवर के फ्लो की वजह से। और मैंने पहले ही कहा कि जोशीमठ एक फॉल्ट लाइन पे आता है। फॉल्ट लाइन मतलब एक वो भूकंप के इलाके में आता है, जहाँ पे अगर आप देखें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू ये मेंशन करा गया है कि यहाँ पे सिस्मिक जोनल मैप, दैट मीन्स यहाँ पे अर्थक्वेक या बाकी सारे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगर हम आगे देखें तो आगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि और भी इसके एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। तो अगर आप इस रीज़न के बारे में देखें तो पहला चीज़ मेंशन करा गया है कि व्हाई इज़ इट सिंकिंग, ये सिंक क्यों हो रहा है। तो सिंक को लेके मैंने कुछ इमेजेस भी यहाँ पे मेंशन करें ताकि आपको ये काफ़ी बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो पहला प्रोबेबल रीजन मेंशन क्या करा गया, हिल वॉश। अभी हिल वॉश रीजन क्यों मेंशन किया, जैसे कि अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो भी यहाँ पे रेनफॉल वाटर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ये डाउन स्ट्रीम के थ्रू इस तरीके से नीचे आएगा और जब ये स्ट्रीम के अंडर में जब वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो कुछ जो पार्टिकल्स हैं, कुछ जो सैंड पार्टिकल्स हैं या जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो नीचे से ही वॉश अवे होना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा नेचुरल एंगल ऑफ रेपोज, अगर आप इस इमेज को ऑब्जर्व करें तो अगर आप देखें तो ये इसका नेचुरल एंगल है, ये इसका नेचुरल एंगल है, लेकिन इसे कट करके यहाँ पे या तो रोड बना दिया गया है या तो कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है और इन दोनों की वजह से इसका जो नेचुरल एंगल वो डिस्टर्ब हो चुका है। इसीलिए आप इसे कितना ही सपोर्ट दे दो, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे रीजन्स में आपको वॉल रिटेंशंस दिखेंगे। क्या दिखेंगे, वॉल रिटेंशन। वॉल रिटेंशन मतलब ये जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया है इसको अलग से एक आप बोल सकते हो मॉडिफाइड तरीके से या ये ह्यूमन मेड सपोर्ट दिया गया जिसको हम वॉल रिटेंशन बोलते हैं। लेकिन ये वॉल रिटेंशन कुछ समय तक ही टिकेगा। अगर ये प्रेशर इस पर बढ़ता जाएगा या एक तरीके से मान लीजिए इसके तो अंदर के स्ट्रक्चर्स अगर वो लूज़ होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस वॉल रिटेंशन में प्रेशर बढ़ेगा और इस प्रेशर की वजह से ये टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वेदरिंग इन द सेंस, देखो वेदरिंग हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एक्टिंग आउटसाइड और एक होता है एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक का मतलब होता है फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड। तो एक्सोजेनिक का रीज़न जो है खास करके यहाँ पे अगर हम विंड की बात करें, अगर हम वाटर की बात करें तो ये 2 मोस्ट कॉमन रीज़न है इरोशंस को लेके। सिमिलरली हम एंडोजेनेटिक की बात करें तो जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक एक एंडोजेनेटिक मूवमेंट है जो अर्थ के इंटीरियर में ऑकर होगा। तो इन दोनों ही कारणों की वजह से जो इसका नेचुरल स्ट्रक्चर है जो इस जोशीमठ इलाके का वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है इसके पीछे रीज़न भी है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन की वजह से और कंटिन्यूस रोड वेज बनाने की वजह से या रोड्स बनाने की वजह से इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम पैरेंट रॉक बोलते हैं वो कम्प्लीटली लूज़ हो चुका है। जैसे कि अगर आप देखें तो अगर कोई भी ट्रीज़ या कोई भी स्ट्रक्चर अगर तोड़ा जाएगा तो जिसकी वजह से ये जो रूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सॉइल को काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगा। लेकिन मान लीजिए कि इस पूरे ट्रीज़ को यहाँ पे कट कर दिया गया, रूट्स को निकाल दिया गया, तो ये सॉइल काफ़ी लूज़ हो जाएगा, सॉइल काफ़ी फ्री हो जाएगा।
दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो कल को कुछ भी स्ट्रक्चर अगर बनाए जाएंगे या उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करा जाएगा वो काफ़ी लूज सॉइल पे स्टैंड है, तो हल्का सा भी ट्रेमर इस सॉइल को इस कंप्लीट से को वॉश अवे कर जाएगा। तो ये हमने रीज़न देखा, वन ऑफ द रीजंस कुछ हमने ऑब्जर्व करे। उसके अलावा बाकी फैक्टर्स क्या क्या हैं देखिए आप। 1962 के बाद यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, चाहे हम उसे डैम्स के फॉर्म में देखें। उसके अलावा एक ह्यूज अमाउंट में ट्रीज़ कट करा गया है, जो भी वहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखे जा रहे हैं, वहाँ पे एक तरीके से कंटिन्यू कटिंग करी जा रही है। अब कंटिन्यू ट्रीज़ कटिंग करने की वजह से उसके जो डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब जो स्मॉल रॉक्स हैं या स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। ओके, फिर एक कंटिन्यूस ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अब ये कंटिन्यूस ग्रेजिंग की वजह से वहाँ की सॉइल लूज़ हो रही है। अब सॉइल लूज़ होने की वजह से जाहिर सी बात है उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाएगी। और मैंने मैप में ऑलरेडी दिखाया आप लोगों को कि वहाँ पे किस तरीके से रोड्स बनाए गए हैं, और उस रोड्स को बनाने की वजह से जो ब्लास्टिंग करी गई है या जो ट्रैफिक वहाँ पर है, तो ये ब्लास्टिंग और ट्रैफिक की वजह से कंटिन्यूस वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सॉइल है वो और भी वेदर हो रहा है, या और भी बोल सकते हो कि आप मूव हो रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, जिसकी वजह से अर्थक्वेक के चांसेस या डेब्रीज, जैसे कि मैंने स्मॉल रॉक्स के बारे में बात किया, ये काफ़ी फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी बेसिस पे वहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस भी आपको ज़्यादा दिखेगा। ये तो हमने कुछ रीज़न अंडरस्टैंड कर लिया कि जोशीमठ टाउन एज अ एरिया कहाँ सेटल्ड है और वो सिंक क्यों हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने पहले भी रिपोर्ट मेंशन की थी, पहले भी लोगों को आगाह करा गया था, तो हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। तो 1976 में ऑलरेडी एक मिश्रा रिपोर्ट हाईलाइट करी गई थी, और इस मिश्रा रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करा गया था कि जो जोशीमठ का लोकेशन वो काफ़ी वनरेबल लोकेशन है, काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन है, और ये एक ऑलरेडी सिस्मिक जोन 5 के अंडर आता है। तो अगर हम कुछ भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो काफ़ी हाईली डेंजरस होगा वो, और उसे कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें एक प्लान्ड वे फॉलो करना पड़ेगा, एक तरीके से प्लान्ड ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करा गया तो अल्टीमेटली यहाँ पे हैवी डैमेजेस हो सकते हैं। तो ये देखा गया है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो लोकल पॉपुलेशन ने वहाँ पे किया है वो एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट, अनप्लान्ड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक मेजर नहीं लिया गया है। ओके, सेकेंड 2001 का रिपोर्ट जो हाईलाइट करा गया है, और इस रिपोर्ट को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी दोनों ने मिलकर सबमिट किया था। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो जोशीमठ का 99% एक तरीके से लैंडस्लाइड प्रोन के अंडर आता है। तो मैंने आपको लोकेशन बताई थी, है ना, मैंने आपको लोकेशन बताई थी, और लोकेशन का ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे लैंड सबसाइडेंस या एक तरीके से जिसको हम भूस्खलन बोलते हैं, ओके, ये ऑकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन द सिमिलर वे एक 2006 की रिपोर्ट मेंशन करी गई बाय वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी बाय द साइंटिस्ट स्वप्नमिता वैदेवरन। ओके, तो इन्होंने मेंशन करा है कि यहाँ का जो सॉइल है बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है। अब सॉइल क्यों लूज़ हुआ है ये तो हमने देखा पिछले वाले स्लाइड्स में कि कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से, देन डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो वहाँ की सॉइल काफ़ी लूज़ हो चुकी है, और सॉइल लूज़ होने की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड्स या लैंड सबसाइडेंस ऑकर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो इन सभी रिपोर्ट्स को अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आता है कि इन रिपोर्ट ने काफ़ी बार वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के पॉपुलेशन को, वहाँ के जो स्थित आबादी है उनको आगाह करा गया कि अगर हम कोई भी चीज़ें नेचर के अगेंस्ट में जाके प्लान करते हैं तो ये नेचर के लिए एज वेल एज वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन दोनों के लिए ही नुकसानदायक होगा। अब हम आगे देखते हैं कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर हम इस स्लाइड में ऑब्जर्व करें तो हाउ द लाइफ ऑफ द पीपल इज अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंट लैंडस्लाइड। तो अगर आप देखें तो कुछ 4500 बिल्डिंग्स है जोशीमठ में, जिसमें से 610 हाउसेस अफेक्ट हो चुके हैं जहाँ पे क्रैक्स देखे गए हैं। इसीलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने तुरंत उन अफेक्टेड फैमिलीज़ को रिहैबिलिटेशन करने का प्लान करी हुई है। तो अब तक अगर आप देखें तो कम से कम 60 फैमिलीज़ को रिहैबिलिटेट किया जा चुका है प्रेजेंटली, और ये देखा गया है कि आगे जाके और भी 90 फैमिलीज़ को रिहैबिलिटेट करा जाएगा।
ओके तो ये प्रेजेंटली हम इफेक्ट देख पाते हैं। उसके अलावा अगर हम रीजन अपडेट की बात करें तो रीजन अपडेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने वहाँ पर रिलीफ मेजर्स देने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने प्लान किया है। तो अगर आप देखें तो प्रेजेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को पावर और वाटर बिल का जो आप बोल सकते हो कॉस्ट है वो वेव ऑफ कर दिया गया। दैट मीन्स उनसे चार्जेस कलेक्ट नहीं करे जाएंगे। खास करके जो डिज़ास्टर हिट एरिया है, जहाँ पे ये भूस्खलन हुआ है, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ के लोगों को लाइट का बिल और पानी का बिल ये दोनों ही नहीं भरना पड़ेगा। प्लस हर एक फैमिली जो अफेक्ट हुई है वहाँ के जो 2 अडल्ट मेंबर्स हैं उनको मनरेगा स्कीम के तहत उन्हें वेजेस दिए जाएंगे और उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करी जाएगी। मनरेगा को लेके मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, आप उसे इसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरे इसका जो लिंक है आप इसका डिस्क्रिप्शन मेरे में मिल जाएगा आपको और वहाँ से उसका कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको 1.5 लाख का इंटरिम रिलीफ दिया जाएगा प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली 45 करोड़ का बजट पास किया है। ओके तो ये कुछ अफेक्ट है और जो रीज़न अपडेट है वो हमने देखा। उसके अलावा इसका एक तरीके से फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, दैट मीन्स ऐसा गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी जिसके बेसिस पे इसको आगे वाले जो इश्यूज़, आगे आने वाले जो इश्यूज़ हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो प्रेजेंटली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर तरीके से वाटर वहाँ पे मूव करे, हर जगह से मूव ना करे। बिकॉज मान लीजिए हिल का रीजन है और अगर हर जगह से अगर ड्रेनेज पास हो रहा है तो इससे क्या होगा, इससे सॉइल लूज़ होगा, हर जगह से सॉइल क्या होगा, लूज़ होगा, जिसकी वजह से लैंड सबसाइडेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक प्लान्ड हमें ड्रेनेज बनाना पड़ेगा कि पानी यहीं से फ्लो हो, हर जगह से फ्लो ना हो। प्लस वहाँ पे जो भी हैवी प्रोजेक्ट्स रन करे जा रहे हैं, चाहे वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें, चाहे हम कोई भी मेजर डेवलपमेंट की हम बात करें, उन्हें कम्प्लीटली शट डाउन करना पड़ेगा। ओके प्लस आगे के जो भी डेवलपमेंट लाने पड़ेंगे वो कम्प्लीटली साइंटिफिक मेजर्स पे हो। दैट मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को गाइड करे कि किस तरह का डेवलपमेंट लाना ज़रूरी है और उन्हें क्या क्या मेजर्स, एक स्टैंडर्ड मेजर फॉलो करना ज़रूरी है। प्लस उस एरिया में हमें फिर से एक एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन का मतलब हमें और भी ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे ताकि हम सॉइल के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, और अगर हम सॉइल के स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे तो जाहिर सी बात है लैंडस्लाइड्स या इस तरह के चांसेस को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको हम पूरी तरह हम बंद कर पाएंगे, लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर पाएंगे। बिकॉज देखिए वो एरिया ऑलरेडी एक सिस्मिक जोन 5 के अंडर आ रहा है, तो कंप्लीटली वहाँ पे किसी भी तरह का भूकंप या इस तरह का नेचुरल डिजास्टर कंट्रोल करना हमारे लिए चैलेंजिंग, हमारे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम इस तरह का कुछ मेजर्स लेते हैं तो उनको हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ये पूरा एक वीडियो था जोशीमठ के लैंडस्लाइड को लेके या किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें ऑकर हुई हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज या काफ़ी अच्छी समझ आई होगी कि वहाँ पे क्यों ये भूकंप या लैंडस्लाइड ऑकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।